वाला एक व्यक्ति आती हुई व जाती हुई ट्रेन की सीटी को सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर ए दोनों स्थितियों में समान। ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा तारत्व यानी पिच की जब ट्रेन आ रही हो। ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी की जब ट्रेन आ रही हो। और ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा तारत्व की जब ट्रेन जा रही हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी ज़्यादा तारत्व यानी पिच की जब ट्रेन आ रही हो। इस इफेक्ट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डॉपलर, उन्होंने अनुभव किया और इसीलिए इस इफेक्ट को कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट यानी कि डॉपलर प्रभाव। इस प्रभाव में क्या होता है कि अगर कोई स्रोत, साउंड का स्रोत, सोर्स ऑफ साउंड श्रोता की तरफ आ रहा होता है, तब उसकी आवाज़ उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की सुनाई देती है, यानी कि ज़्यादा तीखी लगती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की सुनाई देती है, ज़्यादा आवृत्ति की सुनाई देती है। और अगर स्रोत, ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा होता है, तब उसकी आवाज़ कम फ्रीक्वेंसी की यानी कि भारी सुनाई देती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही है बी ज़्यादा तारत्व की जब ट्रेन आ रही हो। और ऐसा किसकी वजह से होता है? डॉपलर इफेक्ट यानी डॉपलर प्रभाव की वजह से। पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ सूर्य की ऊष्मा से एक साथ नहीं पिघलती क्योंकि ये बहुत कठोर होती है, ये सूर्य की अधिकतर ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है या इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो इसका भी ऑप्शन सही है बी सूर्य की ऊष्मा से पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ एक साथ इसलिए नहीं पिघलती क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त अधिकतर ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। जो बर्फ होती है वो बहुत चमकदार होती है, सूर्य से आने वाली किरणों को ये परावर्तित कर देती है और इस वजह से वो बर्फ एक साथ नहीं पिघलती। घड़ी की स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है। ऑप्शन ए इस गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो सही ऑप्शन है बी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की स्प्रिंग को दबाने के लिए उसमें चाबी भरनी पड़ती है और ऐसा करने में कार्य करना पड़ता है। यही कार्य घड़ी की स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और जब स्प्रिंग को रिलीज किया जाता है तब यही स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्थितिज ऊर्जा। अधिकतम वैद्युत चालकता होती है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी लैड, ऑप्शन डी चांदी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, चांदी। सबसे ज्यादा चालकता, मैक्सिमम कंडक्टिविटी चांदी यानी सिल्वर की होती है। सिल्वर के बाद नंबर आता है तांबा और उसके बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम का। तो ऑप्शन नंबर डी इज हेयर करेक्ट, अधिकतम वैद्युत चालकता चांदी की होती है। दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आर्द्रता मापी, एनीमोमीटर, थर्मामीटर या बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दाब यानी प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है। ऑप्शन ए दावांतर, ऑप्शन बी शयानता, ऑप्शन सी ससंजक बल, ऑप्शन डी केशिकात। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, केशिकात्व। और ये जो केशिकात की घटना है ये द्रवों के एक विशेष गुण जिसे पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कहा जाता है, इसकी वजह से होता है। लैंप की बत्ती में बत्ती के धागों के बीच में छोटी छोटी केश नलियां बन जाती हैं और उनमें केशिकात की वजह से तेल ऊपर तक चढ़ जाता है और ऊपर जाकर जलने लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केशिकात्व। और केशिकात्व
जो घटना है वो किसकी वजह से होती है? द्रवों की एक विशेष गुण, द्रवों की एक विशेष प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है पृष्ठ तनाव। टेलीविजन के आविष्कारक हैं लुई ब्रेल, लॉरेंस, आर.ए. मिल्टन और जे.एल. बेयर्ड। यहां पर भी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टेलीविजन के आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड हैं। उपग्रह संचार में उपयोग की जाने वाली तरंगे हैं परावैगनी, सूक्ष्म, अवरक्त, गामा। तो उपग्रह संचार में उपयोग की जाने वाली तरंगें सूक्ष्म तरंगें यानी कि माइक्रोवेव्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हेयर। सूक्ष्म तरंगें उपग्रह संचार में यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में प्रयोग की जाती हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या छितराव। देखिए, तारों के टिमटिमाने का कारण अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व हर ऊंचाई के साथ साथ बदलती जाती है और इसकी वजह से जो सूर्य से किरणें आती हैं वो लगातार मुड़ती जाती हैं। इसी घटना को कहा जाता है अपवर्तन। तो तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और वो भी कौन सा? रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, उसकी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। माइक्रोफोन बदलता है। ऑप्शन ए ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में, ध्वनि संकेतों को प्रकाश संकेतों में, विद्युत संकेतों को ध्वनि संकेतों में, प्रकाश संकेतों को ध्वनि संकेतों में। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। माइक्रोफोन यानी कि जो माइक होता है हमारा, वो हमारी आवाज को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, यानी कि ध्वनि संकेतों को, साउंड सिग्नल्स को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है माइक, जिसको क्या बोला जाता है? माइक्रोफोन। और जब ये साउंड एम्पलीफायर वगैरह के द्वारा स्पीकर में पहुंचती है तो स्पीकर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यानी विद्युत संकेतों को ध्वनि संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए सही है। माइक्रोफोन ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्योंकि ऑप्शन ए दाब बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाता है, ऑप्शन बी उच्च ताप प्राप्त होता है, ऑप्शन सी कम दाब पर खाना पकता है, ऑप्शन डी कुकर अच्छे चालक से बना होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उच्च ताप प्राप्त होता है। प्रेशर कुकर में स्टीम को कुकर के अंदर ही रखा जाता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है यानी कि जो पानी है उस पर दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से लिक्विड का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, जिससे कि लिक्विड ज़्यादा गर्म हो पाता है। नॉर्मली जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि पानी का ताप उसे कितनी भी ऊष्मा दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर ये क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिससे कि पानी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उच्च ताप प्राप्त होता है। फोटोस्टेट मशीन निम्न तकनीक पर काम करती है। ऑप्शन ए चुंबकीय चित्रण, ऑप्शन बी ऊष्मीय चित्रण, ऑप्शन सी स्थिर विद्युत चित्रण, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय चित्रण। फोटोस्टेट मशीन स्थिर वैद्युत चित्रण यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजिंग पर कार्य करती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी स्थिर वैद्युत चित्रण इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजिंग इज द करेक्ट आंसर। किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी संकेत।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। देखिए किलोवाट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है, वॉट शक्ति का मात्रक होता है, तो किलोवाट भी शक्ति का मात्रक हुआ, और घंटा समय का मात्रक है। तो W या E इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर का हो गया यूनिट वॉट, पावर की यूनिट क्या हो गई वॉट, और समय की यूनिट क्या हो गई सेकंड। तो वॉट इनटू सेकंड किसका मात्रक हो गया ऊर्जा का। इसी को हमने बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो वाट का हो गया किलोवाट और सेकंड का हो गया घंटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। एक प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है आसंजक बल, ससंजक बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल। द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण ससंजक बल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक ही तरीके के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम ससंजक बल कहते हैं और भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। तो द्रवों के पृष्ठ तनाव का जो मुख्य कारण है वो उसके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, जिसको क्या बोला जाता है ससंजक बल। और इसी बल के कारण द्रव की जो ऊपरी सतह है वो एक खिंची हुई झिल्ली की तरह बिहेव करती है, अर्थात उसमें एक तनाव रहता है जिसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है कैट स्कैन, एक्सरे स्कैन, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग एंडोस्कोपी, ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्कोपी में किया जाता है। एंडोस्कोपी में एक ऑप्टिकल फाइबर के पीस के साथ एक कैमरा लगा के शरीर के अंदर डाला जाता है जिससे कि शरीर के विभिन्न भागों का फोटो खींचा जा सके। इसमें ऑप्टिकल फाइबर लाइट को अंदर ले जाने का काम करता है। साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कम्युनिकेशन में भी किया जाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली बल है, प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली बल है। ऑप्शन ए नाभिकीय बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी वैद्युत बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली बल है ऑप्शन ए नाभिकीय बल। नाभिक में जो कण होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके मध्य एक आकर्षण बल लगता है जिसकी वजह से ये नाभिक न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए रहते हैं और इस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। ऐसा पता चला है कि नाभिकीय बल अब तक खोजा गया सबसे शक्तिशाली बल है। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा की सतह से अगर किसी वस्तु को 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के इनिशियल वेग से फेंका जाए तो यह वस्तु चंद्रमा की सतह पर वापस नहीं आएगी। इसी को हम कहते हैं पलायन वेग। पृथ्वी की सतह से इस पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि चंद्रमा के पलायन वेग से बहुत ज़्यादा है। इसी का कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं
उनकी स्पीड भी 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होती है और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है। ऑप्शन ए संवहन द्वारा, ऑप्शन बी चालन द्वारा, ऑप्शन सी विकिरण द्वारा, ऑप्शन डी प्रेरण द्वारा। द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, संवहन द्वारा। संवहन यानी कन्वेक्शन द्वारा। ऊष्मा के संचरण की इस विधि में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद मोशन करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स अणु एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं। गर्म अणु ठंडे अणुओं का स्थान ले लेते हैं और ठंडे अणु गर्म अणुओं का स्थान ले लेते हैं। और दो विधियां होती हैं ऊष्मा संचरण की, उनमें से एक है चालन और दूसरी होती है विकिरण। चालन विधि में मॉलिक्यूल्स मोशन नहीं करते हैं, एक मॉलिक्यूल से ऊष्मा दूसरे मॉलिक्यूल्स पर ट्रांसफर होती है। और विकिरण में ऊष्मा के संचरण की विकिरण विधि में किसी भी माध्यम का होना आवश्यक नहीं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, संवहन द्वारा। सौर सेल निम्न सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक प्रभाव, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन सी फोटो कंडक्टिव प्रभाव, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो सौर सेल यानी सोलर सेल फोटोवोल्टिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है? लाइट एनर्जी को, जो सूर्य से लाइट आ रही है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहलाता है। तो सोलर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।